हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि कल शाम को हमने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको जागरूक करा दिया था कि फ़िलहाल हम यूके SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीरीज आपके बीच रख रहे हैं। और ये जो आपका सीरीज है, जनरली इस सीरीज़ के ब्याह पर हम क्या करेंगे, देखिए पहले आप लोग 2-3 बातें जान लें। जो भी अपकमिंग यूके SSC के एग्जामिनेशंस हैं, उन सभी प्रकार के एग्जामिनेशन को हम लोग क्या है टारगेट करने का काम करेंगे। इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपको जनरली क्वेश्चंस नहीं कराएंगे। जो पैटर्न अपनाया जाता है, मैंने साफ साफ कहा कि जनरली हम क्या है क्वेश्चंस को डिस्कस करने का काम नहीं करेंगे। इस सीरीज़ के माध्यम से जो भी आपके सामान्य अध्ययन के अलग अलग प्रकार के सेगमेंट्स आपके सामने आते हैं, जैसे भारतीय इतिहास आप लोग पढ़ के चलते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था आप लोग पढ़ के चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था आप लोग पढ़ के चलते हैं, भारतीय भूगोल आप लोग पढ़ के चलते हैं और विश्व का भूगोल आप लोग पढ़ के चलते हैं। इन सभी के अंदर के जो भी आपके बर्निंग टॉपिक्स रहते हैं, और यहाँ पर जो आपके बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो आपके ज्वलंत मुद्दे हैं, उनका सीधा मतलब ये है कि जो अक्सर आपके सामने आपकी परीक्षाओं में दिखाई पड़ते हैं, उन तमाम प्रकार के टॉपिक्स को आपने हालांकि पहले पढ़ा होगा, लेकिन इन तमाम प्रकार के टॉपिक्स को आपको किस तरीके से अप्रोच करके चलना है। क्योंकि आपने पाया होगा कि हम जब भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को बार बार कैलकुलेट करने का काम करते हैं, तो हर बार जो हमारी कैलकुलेशन आती है उसका एक पॉजिटिव कंक्लूजन इस रूप में आता है कि मेरे प्यारे साथियों, हम हर बार क्या है कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। आप लोग जान पा रहे हैं कि यूके SSC ने जो सामान्य अध्ययन को लेकर के पैटर्न आपके सामने बनाया हुआ है, उस पैटर्न ने कहीं ना कहीं आपको दुविधा में डाला हुआ है। इस पैटर्न का सामना आप लोग कैसे करेंगे, किस तरीके से सवालों को आप लोग टैकल करके चलेंगे, एक छोटा सा प्रयास मैं आपके लिए क्या है यहाँ पर करना चाहता हूँ। देखिए, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये बात जान लें कि टेलीग्राम चैनल के रिगार्डिंग मैंने अभी तक कोई वीडियो जनरली बनाया नहीं था, लेकिन मैं आपको ये बात साफ साफ कहना चाहूँगा कि एक बार आप टेलीग्राम चैनल को विजिट करने का काम करें। पर डे के हिसाब से वहाँ पर क्या आपको दिया जा रहा है, विशेष तौर पर जो आपकी करंट अफेयर है, अगर आप करंट अफेयर को देखने का काम करेंगे, एवरी डे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या है 10 क्वेश्चंस हिंदी में मिलते हैं और 10 क्वेश्चंस आपको क्या है इंग्लिश में मिलते हैं। और केवल सवाल ही नहीं मिलते हैं, सवालों की पूरी व्याख्या आपको मिलती है। और ये जो टेलीग्राम चैनल पर फिलहाल हम करंट अफेयर शेयर करने का काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप इसके साथ अपना जुड़ाव करके चलें। ये करंट अफेयर के जो सारे सवाल हैं परीक्षा उपयोगी हैं, बिल्कुल परीक्षा उपयोगी हैं। आप एक बार जुड़ाव करके देखें, एक बार फिजिकली इनको विजिट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो बाद में आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो आपसे अपनी ओर से यही कहूँगा कि 16 जून से मैंने करंट अफेयर देना स्टार्ट किया है। डेली आपको करंट अफेयर मिल रहा है, और जो भी मैंने करंट अफेयर के अब तक क्वेश्चंस आपको दिए हैं, निचोड़ करके जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आप अपनी परीक्षाओं के अंतर्गत ये पाएंगे कि सवाल कहीं ना कहीं उनकी चारों ओर से आ रहे हैं। देखिए, आज जो डिस्कशन हम आपके सामने रख रहे हैं, यह डिस्कशन प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में है। दरअसल मुझे आपके माइंड की जो विंडोज हैं वो ओपन करना है, मेरा काम इतना ही है। मुझे आपकी जो माइंड की विंडोज हैं उनको अच्छे से ओपन करके चलना है। आप अपनी कैलकुलेशन करते रहें, आपको जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, वो तमाम प्रकार की नेसेसरी एंड रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन आप करते रहें। वो तो काम आपको करना ही है, लेकिन मैं अपनी ओर से आपके लिए यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, इस बात को आपको क्या है समझने की आवश्यकता है। कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं है, एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए। टेलीग्राम चैनल पर जो भी करंट अफेयर आपको मिल रही है उसका कुछ आपको देना नहीं है, आपको केवल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और डेली आपको करंट अफेयर के जो अपडेट्स हैं वो वहां पर आपको क्या है मिल जाते हैं। आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ आज जो बिंदु मैंने आपके सामने रखा है, शतपथ ब्राह्मण। देखिए, शतपथ ब्राह्मण के बारे में मेरे प्यारे साथियों, हम ऐसा नहीं कि हम मेहनत नहीं करते, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, बिल्कुल आपने वैल्यूज को अच्छे से कैलकुलेट किया होगा। लेकिन मेरा काम अब ये रहेगा
कि शतपथ ब्राह्मण के बारे में मैं यहाँ पर आपको ये बताने का काम करूँ कि शतपथ ब्राह्मण के संदर्भ में पुराना परीक्षा उपयोगी पैटर्न क्या रहा है, या शतपथ ब्राह्मण की ओर से परीक्षाओं में किस प्रकार के सवाल क्या हैं आपके सामने रखे जाते हैं। अगर आप वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करने का काम करेंगे तो शतपथ ब्राह्मण का जो परीक्षा उपयोगी धरातल है वो कक्षा के दौरान ही क्या है आपके जहन में बैठ जाएगा, आपके जहन में क्या है बैठ जाएगा। जो कुछ मैं यहाँ पर ये पढ़ा रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स आने के बाद ये सीरीज क्या रहेगी, रेगुलर आपके सामने डेली आएगा। संडे मंडे कुछ नहीं है, डेली आपके सामने सीरीज आएगा। कुछ टॉपिक्स होने के बाद मैं इन्हीं का जो है क्वेश्चन आंसर्स आपको कराऊंगा। अपने हाथ से क्वेश्चन बना करके मैं आपके सामने सवालों को प्रस्तुत करूंगा। वो सेशन हमारा क्या होगा, लाइव होगा। ये सेशन हमारे क्या रहेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने क्या आते रहेंगे। अब देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण का जो परीक्षा उपयोगी धरातल है वो क्या कहता है। शुरुआत में तो देखिए आपको यहां पर एक समझ होनी चाहिए, और यहां पर समझ का मतलब क्या है कि देखिए जब आप कभी भी मेरे प्यारे साथियों शतपथ ब्राह्मण को अप्रोच करने का काम करेंगे तो सबसे पहले आपको ये बताना आना चाहिए कि शतपथ ब्राह्मण जो है ये वैदिक साहित्य का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, वैदिक साहित्य का अंग है, पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि वैदिक साहित्य का अंग है, यानी कि पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बता करके चलना पड़ेगा कि ऋग्वैदिक काल से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ऋग्वैदिक काल से इसका कोई भी संबंध नहीं है। असल में परीक्षाओं में जब हम लोग जाते हैं तो वो वैदिक साहित्य को या वैदिक काल को कई बार क्या है वैदिक काल के रूप में ही आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। वो वैदिक काल का कई बार क्या है वर्गीकरण करके नहीं चलता कि मैं सवाल ऋग्वैदिक काल के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं या मैं सवाल क्या है उत्तर वैदिक काल के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं। और हम ये पाते हैं बाद में, क्योंकि सवाल के माध्यम से कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन हमारे सामने नहीं आता है। हम सवाल को अटेम्प्ट करके आ तो जाते हैं, लेकिन बाद में हम पाते हैं कि हमसे गलती हो गई, हालांकि कंफ्यूज हमको सामने वाले ने किया। तो इसलिए कुछ बातें आपके जहन में होनी चाहिए। वैदिक काल के संदर्भ में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रह जाता है कि एग्जामिनर आपको साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करके चलता है, वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपके सामने रखता नहीं, और हम लोग जाने अनजाने में उसके साइकोलॉजिकल प्रेशर से अपने आप को क्या है प्रभावित करा लेते हैं। ऋग्वैदिक काल से इसका कोई भी संबंध नहीं है। नो रिलेशन विद ऋग्वैदिक पीरियड, आप कह सकते हैं नो रिलेशन ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल के साथ इसका कोई भी संबंध नहीं है। उत्तर वैदिक काल के साथ इसका क्या है वेरी डायरेक्ट रिलेशन आपको लेकर के चलना पड़ता है। उत्तर वैदिक काल के साथ आप क्या है वेरी डायरेक्ट रिलेशन आप लेकर के चलेंगे। यानी कि शतपथ ब्राह्मण के अंदर की जो भी कैलकुलेशंस हैं उन्हें आपको क्या है ऋग्वैदिक काल की ओर लेकर के नहीं जाना है मेरे प्यारे साथियों, उन्हें आपको क्या है उत्तर वैदिक काल की ओर लेकर के जाना है। ये समझ आनी चाहिए। अगर वो शतपथ ब्राह्मण की ओर से सवाल आपसे पुटअप करेगा तो आप तुरंत अपने आप को सावधान कर लेंगे कि एग्जामिनर हमको परेशान कर सकता है। हमें ऋग्वैदिक काल की ओर नहीं जाना है, बल्कि हमारा संपूर्ण ध्यान, संपूर्ण आकर्षण उत्तर वैदिक काल पर बना रहना चाहिए। उत्तर वैदिक काल पर क्या है बना रहना चाहिए। अगली बात आप यहां पर ये बता के चलेंगे, देखिए ये भी आपको बताना आना चाहिए कि जो आपका शतपथ ब्राह्मण है इसका यजुर्वेद के साथ क्या है आपको रिलेशन लेकर के चलना पड़ता है ना। आप क्या कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन विद यजुर्वेदा, डायरेक्ट रिलेशन विद यजुर्वेदा। और आप लोग जानते हैं कि यजुर्वेदा जो है ये ऋग्वैदिक काल में तो आपको दिखाई नहीं पड़ता, उत्तर वैदिक काल में आपको दिखाई पड़ता है। और वैसे भी जहां ब्राह्मण शब्द जुड़ गया वहां आपका ध्यान क्या है ऋग्वैदिक काल की ओर नहीं जाना चाहिए, बल्कि क्या है उत्तर वैदिक काल की ओर क्या है जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने देखा है मैं काफी समय बाद यूके ट्रिपल को लेकर के आपके मध्य आया हूं, क्योंकि मैंने एक तो समय भी नहीं था, स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब था, और मैंने पहले क्या है यूके ट्रिपल के पैटर्न को थोड़ा फॉलो किया है, और पैटर्न के बिहार पर ही मैं अब जो भी रेस्पेक्टिव टॉपिक्स हैं उनको डिजाइन करने का काम कर रहा हूं। आप ये बताएंगे कि उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर जो चर्चा मिलती है, उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर जो चर्चा मिलती है मेरे प्यारे साथियों, वो कहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है, वो आपको शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आपको दिखाई पड़ती है। अब यह बात समझने वाली है। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा। और अगर मैं इतना ही आपको बताने का काम करूंगा तो मैं अपनी ओर से आपको परेशान करने का काम कर रहा हूं। देखिए उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा तो है,
लेकिन आप एक बात कहेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में जो चर्चाएं हैं या जो जानकारियां हैं खासतौर से, वो हड़प्पा सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको दिखाई पड़ती हैं। जब आप हड़प्पा सभ्यता के पॉलिटिकल कल्चर को डिस्कस करने का काम करते हैं, तो दरअसल जब आप हड़प्पा सभ्यता के पॉलिटिकल कल्चर को डिस्कस करने का काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका ध्यान होता है वो हड़प्पा सभ्यता के आलोक में प्रशासनिक व्यवस्था पर होता है। हड़प्पा सभ्यता के आलोक में क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था पर होता है ना। तो हम इसको अलग कैसे करेंगे, देखिए, तो हम इसको अलग ऐसे करेंगे कि आप ये बताएंगे कि शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख आपको दिखाई पड़ता है। शतपथ ब्राह्मण में क्या है, 12 रत्नियों का उल्लेख आपको दिखाई पड़ता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ 12 रत्नीज आप कहेंगे। और ये जो शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख आपको दिखाई पड़ता है, ये 12 प्रकार के क्या है, प्रशासनिक अधिकारीगण हैं। ये 12 प्रकार के क्या है, प्रशासनिक अधिकारीगण हैं। लेकिन इस चर्चा की खास बात ये रह जाती है, आप समझना, कि ये जो डिस्क्रिप्शन आपके सामने आता है, ये क्या है, लिखित वर्णन है। यानी कि सवाल कितना अच्छा बना कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्था का जो पहला लिखित वर्णन है वो आपके सामने कहाँ आता है, उत्तर वैदिक काल के आलोक में आता है। और किस वैदिक साहित्य के माध्यम से आता है, आप कहेंगे शतपथ ब्राह्मण के माध्यम से आता है। अंतर कर दिया। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो हड़प्पा सभ्यता का पॉलिटिकल कल्चर है, उसके आलोक में भी जो आप हल्की फुल्की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारियां रखते हैं, वो सारा मामला क्या है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर है। वो सारा मामला क्या है, लिखित साक्ष्यों के आधार पर नहीं है। वो सारा मामला क्या है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर है। तो हमने बड़ा सवाल क्या बनाया, शुरुआत में ही हमने बड़ा सवाल ये बनाया कि 12 प्रकार के जो रत्नी आपको दिखाई पड़ते हैं, 12 प्रकार के जो रत्नी आपको दिखाई पड़ते हैं, जो रत्नीज आपको दिखाई पड़ते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारीगण हैं। लेकिन खास बात क्या है कि हमारे यहाँ पर, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मेरे प्यारे साथियों, प्रशासनिक व्यवस्था का जो फर्स्ट रिटन डिस्क्रिप्शन आपके सामने आता है, प्रशासनिक व्यवस्था का जो फर्स्ट रिटन डिस्क्रिप्शन आपके सामने आता है, वो किसके माध्यम से आपके सामने आता है, यानी कि शतपथ ब्राह्मण के माध्यम से आपके सामने आता है। तो सवाल बना लेगा, निम्न में से ऐसा कौन सा वैदिक साहित्य है जो भारतीय संदर्भ में या प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्था का पहला लिखित वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो वहां पर जो आपका आंसर आना चाहिए, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। देखिए यहां पर जो 12 प्रकार के रत्नी है, तो 12 प्रकार के जो रत्नी है, ये अपने आप में क्या है, एक सामूहिक टिप्पणी है। ये अपने आप में क्या है, सामूहिक टिप्पणी आप इसे कहने का काम करेंगे। ये अपने आप में क्या है मेरे प्यारे साथियों, सामूहिक टिप्पणी है। यानी कि जो 12 प्रकार के अधिकारीगण आपको दिखाई पड़ते हैं, उन 12 प्रकार के अधिकारीगणों को सामूहिक तौर पर कलेक्टिवली क्या कहा गया, रत्नीज कहा गया। सामूहिक तौर पर कलेक्टिवली क्या कहा गया मेरे प्यारे साथियों, रत्नीज कहा गया। तो ये मामला किसका है, प्रशासनिक व्यवस्था के पहले लिखित वर्णन के संदर्भ में है। इस बात को आप लोग यहां पर क्या है, थोड़ा कैलकुलेट करने का काम करेंगे। इस सेशन में ये सब कुछ हमें क्या है, करके चलना है। आगे देखिए, आगे आप देखेंगे तो आपको बड़ी बात क्या करनी आनी चाहिए, है ना। देखो हम लोग पढ़ के चलते हैं, लेकिन अब बड़ी बात क्या है कि जो 12 प्रकार के रत्नीज आपको दिखाई पड़ते हैं, इन 12 प्रकार के रत्नीज का फिजिकल कंपोजिशन क्या है। इन 12 प्रकार के रत्नीज का फिजिकल कंपोजिशन क्या है। अब फिजिकल कंपोजिशन का मतलब यह हो जाता है कि 12 प्रकार के जो रत्नीज आपको दिखाई पड़ते हैं, इनमें कौन कौन शामिल हैं या कौन कौन शामिल नहीं है, ये बताना आपको आना चाहिए। जब कभी भी ऐसा मामला आपके सामने आता है, तो आप अपने आप को मेरे प्यारे साथियों सावधान करके चलेंगे। सावधान किस संदर्भ में करेंगे कि यहां फिजिकल कंपोजिशन को कैलकुलेट करना बड़ा जरूरी हो जाता है। और ये बात देखिएगा, हाल ही में जो यूपी पीसीएस ने सवाल पूछे हैं, वहां ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको लगातार रिपीट किया जा रहा है, लगातार रिपीट किया जा रहा है। ये मामला अपने आप में ऐसा मामला है कि हम जानकारी रखते हैं, लेकिन अब हमें ये सीखना है कि शतपथ ब्राह्मण की ओर से परीक्षा उपयोगी धरातल क्या रहेगा। तो यहां पर फिजिकल कंपोजिशन आपको बताना आना चाहिए। यानी कि जो 12 प्रकार के रत्नीज आपको दिखाई पड़ते हैं, तो 12 प्रकार के रत्नीज में क्या क्या शामिल है।
तो सवाल तो पहले यही बनेगा कि 12 प्रकार के रत्नीज में किसे शामिल नहीं किया गया। तो अगर आप सबके बारे में हल्की फुल्की जानकारी रखते हैं तो किसे शामिल नहीं किया गया, इस सवाल को आप क्या है बड़ी आसानी के साथ अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। दूसरा सवाल यहां से क्या बनेगा, मैच द कॉलम आधारित। वो एक तरफ क्या है कि जो 12 प्रकार के रत्नीज हैं इनमें से 4 को उठा लेगा, एक तरफ क्या 4 को रख देगा और सामने उनका रेस्पेक्टिव फंक्शनिंग एरिया आपसे पूछेगा, उनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र है उसके बारे में आपसे क्या है सवाल जवाब कर सकता है। तो 12 प्रकार के जो आपके रत्नीज हैं, यानी कि एक और हमने क्या ले लिया अधिकारी गण, और अधिकारी गणों के सामने हमने क्या ले लिया उनका कार्य क्षेत्र रेस्पेक्टिव फंक्शनिंग एरिया। तो शुरुआत आप किसके साथ कर सकते हैं, सेनानी के साथ कर सकते हैं। शुरुआत आप किसके साथ कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, सेनानी के साथ आप यहां पर शुरुआत कर सकते हैं। सेनानी का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, सेनापति हो जाता है, यानी कि कमांडर हो जाता है। नेक्स्ट आपको मिलता है पुरोहित, और पुरोहित का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, धार्मिक मामलों का प्रधान हो जाता है, धार्मिक मामलों का प्रधान हो जाता है। युवराज, युवराज का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, राजा का उत्तराधिकारी हो जाता है, यानी कि सक्सेसर ऑफ किंग हो जाता है। पटरानी आप इसको कह सकते हैं या महिषी भी इसको कह सकते हैं। इसको या तो आप पटरानी कहेंगे या फिर क्या कहेंगे महिषी आप कहेंगे। तो यहां पर जो पटरानी है या महिषी है आप क्या कहेंगे, वो क्या है, वो राजा की पत्नी है, राजा की पत्नी है, और यही इनका क्या है कार्य क्षेत्र भी है, कार्य क्षेत्र भी है, यही इनका क्या है कार्य क्षेत्र भी है। कार्य क्षेत्र का मतलब क्या है कि अगर राजा की पत्नी को 12 रत्नीज में शामिल किया गया है तो इसका मतलब क्या है कि राजा की जो पत्नी है वो प्रशासनिक व्यवहारों के संदर्भ में अपनी कुछ पकड़ रखती थी, वो प्रशासनिक व्यवहारों के संदर्भ में अपनी कुछ पकड़ रखती थी। आगे देखिए, सूत आपको दिखाई पड़ेंगे। सूत का मतलब क्या हो जाएगा, राजा का सारथी। सूत का मतलब क्या हो जाएगा भाई, राजा का सारथी हो जाएगा। नेक्स्ट आप लेके चलेंगे ग्रामणी। ग्रामणी का मतलब क्या हो जाएगा, गांव का मुखिया, हेड ऑफ द विलेज आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप लेके चलेंगे छत्ता। क्या लेके चलेंगे भाई, छत्ता। छत्ता का मतलब क्या हो जाएगा, द्वारपाल आपका हो जाएगा, द्वारपाल आपका हो जाएगा। अब यहां पर ये दो काफी ज्यादा पुटअप किए जाते हैं, इन दोनों के बारे में तो आपका खासा ध्यान आ जाना चाहिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये आप लोगों के एग्जामिनेशन का। संग्रहीता और भाग दूध ये दोनों लगातार पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका संग्रहीता है उसका मतलब क्या हो जाता है, उसे आप कहेंगे राजकोष का अध्यक्ष आप कहने का काम करेंगे। और यहां पर जो आपका भाग दूध है उसे आप क्या कहेंगे, कर संग्रह अधिकारी कहेंगे, कर संग्रह अधिकारी कहेंगे। संग्रहीता और भाग दूध ये लगातार आपसे यहां पर क्या है पुटअप किए जाते हैं, ये लगातार आपसे यहां पर क्या है पुटअप किए जाते हैं। आगे आपको दिखाई पड़ता है मेरे प्यारे साथियों अक्षवाप। तो अक्षवाप का मतलब क्या हो जाएगा कि जो पासे के खेल में, क्या कहेंगे कि जो पासे के खेल में राजा की सहायता किया करता था, हु हेल्प्ड किंग इन डाइस गेम, यानी कि जो पासे के खेल में राजा की सहायता किया करता था उसे आप क्या कहेंगे, अक्षवाप यहां पर कहने का काम करेंगे। आगे आपको दिखाई पड़ेगा पालागल। तो पालागल का मतलब क्या हो जाएगा, वन अधिकारी हो जाएगा। पालागल का मतलब क्या हो जाएगा, वन अधिकारी हो जाएगा, वन अधिकारी हो जाएगा। और पालागल के बारे में आप ये बात भी यहां पर हाईलाइट करने का काम करेंगे कि जब राजा कभी शिकार पर जाता था तो शिकार पर जब राजा जाया करता था तो पालागल के बारे में अनिवार्यता ये रहती थी कि पालागल को राजा के साथ शिकार के दौरान हमेशा क्या है उपस्थित रहना पड़ता था। पालागल को राजा के साथ शिकार के दौरान क्या है मेरे प्यारे साथियों हमेशा प्रेजेंट रहना पड़ता था। ठीक है, यहां लास्ट में आप क्या है राजा को भी कैलकुलेट करने का काम करेंगे। 12 का जो फिजिकल कंपोजिशन आपके सामने आता है वो राजा भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो राजा का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, सुप्रीम अथॉरिटी हो जाता है। राजा का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, सुप्रीम अथॉरिटी आपका हो जाता है। तो ये मामला आपकी परीक्षाओं में काफी ज्यादा बन रहा है। मैच द कॉलम आधारित सवाल आ सकता है, एक और रत्नीज आपको दिए जा सकते हैं, एक और उनका रेस्पेक्टिव फंक्शनिंग एरिया आपसे पुटअप किया जा सकता है। और एक सवाल यह भी बन सकता है कि जो 12 प्रकार के रत्नीज आपको दिखाई पड़ते हैं इनके फिजिकल कंपोजिशन में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। और शतपथ ब्राह्मण को जिस तरीके से आप यहां पर कैलकुलेट करने का काम कर रहे हैं यह भारतीय संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में फर्स्ट रिटन डिस्क्रिप्शन आपको देता है, पहला लिखित वर्णन आपको क्या है देने का काम करता है। तो यह भी आपने यहां पर क्या है मैंने आपको बताने का काम किया है। आगे देखिए, आगे शतपथ ब्राह्मण को अब हमें अलग से डिस्कस करना है। तो देखिए शतपथ ब्राह्मण में और भी कुछ आपको दिखाई पड़ता है।
यानी कि रत्नीश के साथ साथ और भी कुछ आपको दिखाई पड़ता है और ये भी काफी महत्वपूर्ण रह जाता है। तो आप ये देखेंगे शतपथ ब्राह्मण में राजनीतिक यज्ञों पर चर्चा आपको दिखाई पड़ती है और राजनीतिक यज्ञों पर चर्चा जो है वो सबसे पहली बार मेरे प्यारे साथियों शतपथ ब्राह्मण के माध्यम से ही आपके सामने आई है। क्या कहा मैंने? राजनीतिक यज्ञों पर जो चर्चा है वो शतपथ ब्राह्मण के माध्यम से ही आपके सामने पहली बार आई है। ये 3 प्रकार के जो आपके राजनीतिक यज्ञ हैं इनको शतपथ ब्राह्मण के माध्यम से डिस्कस किया गया। इनको शतपथ ब्राह्मण के माध्यम से क्या है भी डिस्कस किया गया। सबसे पहले आप देखेंगे राजसूय यज्ञ। तो देखो यहां पर जो आपका राजसूय यज्ञ है इसका मतलब क्या हो जाएगा? यह है राज्याभिषेक का प्रतीक रहा, सिंबल ऑफ कोरोनेशन। ये क्या है? राज्याभिषेक का प्रतीक रहा। यानी कि उत्तर वैदिक काल में ये परिपाटी बन गई, ये परंपरा बन गई कि राजा का जब आप राज्याभिषेक कराने का काम करेंगे तो राज्याभिषेक के दौरान आपको नाना प्रकार के वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके चलना पड़ेगा। तो वो जो तमाम प्रकार के वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ करता था वो कौन से यज्ञ के माध्यम से हुआ करता था? तो यहां पर आप कहेंगे राजसूय यज्ञ के माध्यम से हुआ करता था। आगे यहां पर आपको दिखाई पड़ता, आप क्या कहेंगे? वाजपेय यज्ञ आप कहेंगे। तो देखो जो यहां पर वाजपेय यज्ञ है इसमें राजा की शक्तियों का वर्णन किया गया, इसमें राजा के अधिकारों का वर्णन किया गया, इसमें राजा की शक्तियों का वर्णन है होता था। इसके माध्यम से राजा की शक्तियों का व्याख्यान होता था, इसके माध्यम से राजा की शक्तियों का व्याख्यान होता था, इसके माध्यम से राजा के अधिकारों का व्याख्यान होता था, इसके माध्यम से राजा के कर्तव्यों का व्याख्यान होता था, अधिकारों का व्याख्यान, कर्तव्यों का व्याख्यान, शक्तियों का व्याख्यान। यह आपको कहां मिलेगा? वाजपेय यज्ञ में आपको मिलेगा। तीसरा यज्ञ यहां पर आपको दिखाई पड़ता है अश्वमेध यज्ञ आप कहेंगे। और ये जो आपका अश्वमेध यज्ञ है यह है साम्राज्यवाद का प्रतीक रहा, यह है साम्राज्यवाद का प्रतीक रहा। और इसका डिस्कशन किसके माध्यम से आया है? शतपथ ब्राह्मण के माध्यम से आया है। शतपथ ब्राह्मण को हम कहां कैलकुलेट करके चले? वैदिक साहित्य के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल के आलोक में। इसका मतलब यह हो जाता है कि हमारे यहां पर उत्तर वैदिक काल में सबसे पहली बार साम्राज्यवाद जैसी जो परंपरा है यह भी दिखाई पड़ती है। साम्राज्यवाद जैसी जो परंपरा है यह भी क्या है? दिखाई पड़ती है। तो यहां से आपको इस प्रकार के जो रिलेशंस हैं उनको भी थोड़ा मेरे प्यारे साथियों मेंटेन करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे शतपथ ब्राह्मण में देखिए और क्या क्या है जो परीक्षा उपयोगी है। तो आगे आप पाएंगे कि शतपथ ब्राह्मण में एक शब्दावली का उल्लेख यहां पर किया गया है और इस शब्दावली को क्या कहा गया? विषमत्ता कहा गया है। इस शब्दावली को क्या कहा गया है? विषमत्ता कहा गया है। डेस्क्रिप्शन ऑफ टर्मिनोलॉजी लाइक विषमत्ता, विषमत्ता जैसी शब्दावली का उल्लेख किया गया है। अब देखो ये जो आपका विषमत्ता जैसी शब्दावली है आगे आप बताएंगे कि राजा के संदर्भ में प्रयोग में लाई गई, राजा के संदर्भ में क्या है? प्रयोग में लाई गई, राजा के संदर्भ में क्या है? प्रयोग में लाई गई। और इसका मतलब यह हो जाता है कि जो राजा है उत्तर वैदिक काल में वो वैश्य समाज के लोगों से कर वसूलने का कार्य करता था। वो वैश्य समाज के लोगों से क्या है? कर वसूलने का कार्य करता था। और यहां पर शतपथ ब्राह्मण आपको ये बताने का काम करता है कि जब राजा वैश्य समाज के लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था, कर वसूलने का कार्य करता था, तो राजा की ओर से वैश्य समाज के लोगों का कई बार शोषण भी किया जाता था, कई बार शोषण भी किया जाता था। तो इसलिए यहां पर क्या है? विष लिखा हुआ है। विषमत्ता जैसी शब्दावली का जो उल्लेख है यह राजा के संदर्भ में किया गया है और उत्तर वैदिक काल में यह राजा के संदर्भ में किया गया है। यह आपको यहां पर क्या बताने की आवश्यकता रहेगी। आगे आप देखेंगे तो आगे देखिए शतपथ ब्राह्मण में परीक्षा उपयोगी और आपको क्या मिलेगा? यहां पर 2 प्रकार की शब्दावलियां और आपको कैलकुलेट करके चलनी है। एक शब्दावली यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? अनस्या बलिकृत। एक शब्दावली क्या है मेरे प्यारे साथियों? अनस्या बलिकृत है। क्या काम ने? अनस्या बलिकृत है। और एक शब्दावली यहां पर आपके सामने क्या आ जाती है? अनस्याध। अनस्याध 2 प्रकार की शब्दावलियां हैं भाई। एक शब्दावली क्या है? अनस्या बलिकृत है और सेकंड वाली क्या है भाई? अनस्याद है। सेकंड वाली क्या है मेरे प्यारे साथियों? अनस्याद है। तो देखो ये दोनों ही प्रकार की जो शब्दावलियां हैं यह दोनों प्रकार की शब्दावलियां अब क्या है? वैश्य समाज के लोगों के संदर्भ में प्रयोग में लाई गई। यह आपको बता के चलना पड़ेगा। वैश्य समाज के लोगों के संदर्भ में क्या है? प्रयोग में लाई गई। वैश्य समाज के लोगों के संदर्भ में क्या है? प्रयोग में लाई गई। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि वैश्यों को करदाता के रूप में परिभाषित किया गया।
ऐसी शब्दावलियों के माध्यम से वैश्य समाज के लोगों को क्या है करदाता के रूप में डिफाइन किया गया, करदाता के रूप में क्या है परिभाषित किया गया, और वैश्य समाज के लोगों को साफ साफ कहा गया कि आपको उत्पादन का 1/6 आपको उत्पादन का 1/6 क्या है राजा को टैक्स देना पड़ेगा, राजा को क्या है टैक्स देना पड़ेगा। अगली बात क्या है कि जो आपका शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहली बार अर्धांगिनी जैसी शब्दावली का उल्लेख भी आपको दिखाई पड़ता है, जिसको आपने पहले भी कई बार कैलकुलेट किया होगा। अर्धांगिनी जैसी शब्दावली का उल्लेख आपको दिखाई पड़ता है। मैंने इसको यहां पर क्यों डिस्कस किया, मैंने इसको यहां पर यह डिस्कस किया कि उत्तर वैदिक काल के आलोक में आप ये पाते हैं, उत्तर वैदिक काल के आलोक में ये पाते हैं कि महिला वर्ग के अधिकारों में गंभीर गिरावट देखी गई, महिला वर्ग के राजनीतिक अधिकारों में गंभीर गिरावट देखी गई, महिला वर्ग के सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक अधिकारों में गंभीर गिरावट देखी गई, महिला वर्ग के आर्थिक अधिकारों में भी क्या है भाई गंभीर गिरावट देखी गई, गंभीर गिरावट क्या है देखी गई। लेकिन वहीं पर उत्तर वैदिक काल के आलोक में ही शतपथ ब्राह्मण महिला वर्ग के संदर्भ में अर्धांगिनी जैसी शब्दावली का उल्लेख करता है। अर्धांगिनी का मतलब क्या होगा कि महिला वर्ग की एक प्रकार से क्या है प्रशंसा की गई है, महिला वर्ग की एक प्रकार से क्या है प्रशंसा की गई है, महिला वर्ग की एक प्रकार से क्या है मेरे प्यारे साथियों प्रशंसा की गई है। तो इस सीरीज में हम बहुत ज्यादा टाइम आपका लेकर के नहीं चलेंगे, डेली आपको इस तरीके से गाइड किया जाएगा, ठीक है। हम इस तरीके से क्या है डिस्कशन करने का काम करेंगे और मैं आपको यही समझाने का काम करूंगा कि जो अलग अलग प्रकार के ग्राउंड्स हैं उनका परीक्षा उपयोगी धरातल आखिर कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सवाल एज इट इज आ जाएंगे, वो मैंने कभी कहा भी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी सहायता आपके लिए है और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी इन सेशंस के माध्यम से आपके साथ अपना क्या है एक हल्का सा जुड़ाव करना चाहते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये सब कुछ आपको अच्छा लगेगा और आप इस पैटर्न पर शतपथ ब्राह्मण को क्या है फर्दर कैलकुलेट करने का काम करेंगे और अपना ध्यान ये बनाएंगे कि शतपथ ब्राह्मण के माध्यम से पहले जो हमने पढ़ा वो अच्छी बात है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण का परीक्षा उपयोगी धरातल क्या है आपको जहन में फिट होना चाहिए कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं। तो हम मान लीजिए शतपथ ब्राह्मण की बात हम करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि शतपथ ब्राह्मण के संदर्भ में परीक्षा उपयोगी संभावनाएं कैसे बन सकती हैं, क्या क्या आपसे क्या है पुटअप किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं शब्दावलियों के आलोक में मैं आज की इस चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, मेहनत करते रहो।